इसका लेक्चर नंबर क्या है? पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स जो है ये हमने स्टार्ट किए थे कल, और आई थिंक सो कि 2 पोस्टुलेट्स जो हैं वो हमने स्टडी कर लिया। तो टुडे आई विल डिस्कस द थर्ड पोस्टुलेट, टाइम एवोल्यूशन पोस्टुलेट। इसको हम टाइम एवोल्यूशन पोस्टुलेट भी कहते हैं। टाइम एवोल्यूशन पोस्टुलेट मीन व्हाट इज आर द चेंजेस इन द स्टेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, के स्टेट के अंदर क्या चेंज आ रही है रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसके लिए पे जो साई है, अगर आपने टाइम एवोल्यूशन देखना है इसका स्टेट का, यानी कि वेव फंक्शन का टाइम एवोल्यूशन देखना है, तो जो एच ऑफ साई है दैट विल बी इक्वल टू आयोटा एच कट करली साई ओवर करली टी। तो एच ऑफ साई जो है इसको आयोटा एच कट करली साई ओवर करली टी के बराबर जो है वो होना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये एक्चुअली टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, क्योंकि आप इसमें देख लें कि इसमें टाइम की डिपेंडेंस आ रही, करली साई ओवर करली टी। करली साई ओवर करली टी का मतलब यह है कि जो वेव फंक्शन है वो एवोल्यूट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेव फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव वहाँ पे है, ठीक है, वेव फंक्शन में चेंज आ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यहाँ पर जो एच है ये आपको पता है कि ये हैमिल्टोनियन है और ये टाइम डिपेंडेंट हैमिल्टोनियन है। और ये हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। ठीक है जी, तो ये इस पोस्टुलेट को हम कहते हैं टाइम एवोल्यूशन पोस्टुलेट, और ये दैट इज द थर्ड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। नाउ आई विल मूव हेड टू द फोर्थ पोस्टुलेट। पोस्टुलेट 4 जो है दैट इज ए पोस्टुलेट ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी पोस्टुलेट, ये प्रोबेबिलिटी का पोस्टुलेट है। तो अगर आपने किसी पार्टिकल को फाइंड करना है किसी वॉल्यूम dv के अंदर, ठीक है, वी हैव टू फाइंड सम पार्टिकल इन एनी वॉल्यूम dv जो कि किसी पोजीशन वेक्टर के अराउंड लोकेटेड है, यानी कि ये एक पोजीशन वेक्टर है x y एंड z, ठीक है, और किसी वॉल्यूम v के अंदर आपने पार्टिकल को लोकेट करना है। यू हैव टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल। तो ऑब्वियसली इन क्वांटम मैकेनिक्स जो पार्टिकल की लोकेशन है, ठीक है, वो प्रोबेबिलिस्टिक होती है। हम जो सर्टेनिटीज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो आप कह सकते हैं कि फिर साई स्टार आर कामा टी साई ऑफ आर टी, ठीक है, और दैट इज dv। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, और ये सारी प्रोबेबिलिटी किसके ऊपर होगी? ओवर ऑल स्पेस, पूरे स्पेस के ऊपर। तो इसको हम जो है वो कह सकते हैं कि दैट इज प्रोबेबिलिटी
इसको आप प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं। और जो इसको अगर हम इंटीग्रेशन के बगैर लिखें, साई स्टार आर ऑफ टी साई आर ऑफ टी डी वी, इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो अगर ये जो सारी प्रोबेबिलिटी है, यानी कि ऑल ओवर स्पेस साई स्टार आर कामा टी साई ऑफ आर कामा टी डी वी, अगर ये इक्वल 1 के हो, तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मलाइजेशन है। ठीक है, दिस इज द कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन, दिस इज द कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, अब ये कंडीशन नॉर्मलाइज, अब क्यों प्रोबेबिलिटी नॉर्मलाइज होती है, क्यों जी, वाई प्रोबेबिलिटी इज नॉर्मलाइज्ड? नहीं, क्वांटम मैकेनिकली के लिए इसका क्या मतलब है, या मैं आपको बात बताई? Why probability is normalized? जो जी, प्रोबेबिलिटी 1 होने का क्या मतलब है? हैं? अगर मैं 0 कर दूं तो हैं, अगर मैं 0 कर दूं प्रोबेबिलिटी को, फिर क्वांटम मैकेनिक्स में प्रोबेबिलिटी 0 कर सकते हो? तो फिर क्या पूछ रहा हूं, क्वांटम मैकेनिक्स में प्रोबेबिलिटी को 0, आपसे ऐसे सवाल पूछा जाएगा जब जाओगे किसी जगह पर। वो ये नहीं कहेगा कि साथ कहेगा कि प्रोबेबिलिटी 1 होती है, साथ आप उसकी सारी एक्सप्लेनेशन बताएगा कि 1 बेटा इस वजह से होती है। ठीक है, बाई क्वांटम मैकेनिक्स में प्रोबेबिलिटी होनी 1 है, उसके अंदर तो आप किसी चीज को सारी हैं ही प्रोबेबिलिस्टिक है, कोई है चीज उसके अंदर जो जिसके अंदर कोई सर्टेनिटी है, तो फिर उसने तो इसलिए नॉर्मलाइज करते हैं उसको। ये नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है कि भाई कोई चीज जो है आपने पोजीशन फाइंड करनी है, आपने एनर्जी फाइंड करनी है, आपने टाइम फाइंड करना है, हर चीज के अंदर जो है वो प्रोबेबिलिटी है। आपको नहीं पता, आपने देखा इलेक्ट्रॉन को या आपने किसी माइक्रो पार्टिकल को देखा है कि वो किस तरह मूव कर रहा है, कि जो आप एग्जैक्टली न्यूटन के लॉज लगाकर उसके ऊपर तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स बनाने की क्यों जरूरत पेश आई थी? इसीलिए आई थी ना कि ये वाले पार्टिकल जो है ये सारा आप अलजबरा क्यों कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि हमें नहीं पता कि हम वो जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं जिनका हम ड्यूअल एस्पेक्ट स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर ये ड्यूअल एस्पेक्ट है कि वेव नेचर। अब ये श्रोडिंगर इक्वेशन, इसको कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये उसके जो पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड है उसको सॉल्व कर रही है। हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पार्टिकल को एज ए पार्टिकल तो ले ही नहीं ना सकते हैं, आप ये फंक्शन ले रहे हैं। क्या ले रहे हो? साई। व्हाट इज साई? साई इज द वेव फंक्शन। वेव फंक्शन मीन यू आर ट्रीटिंग पार्टिकल एज अ वेव। अगर वो पार्टिकल एज अ वेव नहीं है तो फिर तो आपने जब उसको पार्टिकल को देख लिया फिर तो वैसे वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाएगा, वो तो वेव फंक्शन रहेगा ही नहीं। आपको पार्टिकल नजर आएगा, वो तो आपको पता है कि यहां से वहां तक गया, तो वो उसकी क्या पोजीशन है, क्या एनर्जी है उसकी, क्या उसका मोमेंटम है। तो इसलिए भाई ये नॉर्मलाइज होती है खुदा के लिए। ठीक है, ये इसका मतलब है। ये हर जगह पे प्रोबेबिलिटी भी नॉर्मलाइज होती है और वेव फंक्शन भी नॉर्मलाइज होता है। ठीक है, ये क्वांटम मैकेनिक्स की पहली बात है कि ये इसने नॉर्मलाइज होना है, क्योंकि सारा पूरा सिस्टम ही प्रोबेबिलिस्टिक है। यू आर नॉट सर्टेन अबाउट एनीथिंग। ठीक है, तो इसलिए ये नॉर्मलाइज है, इसको कहते हैं दिस इज द कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन। इसके अलावा ये जो साई है ये स्क्वायर इंटीग्रेबल होता है, क्योंकि जाहिर बात है कि आप इसको साई का मॉड स्क्वायर या वो यहाँ पर लिख सकते हैं।
इसको आप लिख सकते हैं कि साई का मॉड स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू 1। तो ये जो साई का मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, इसको हम कहते हैं स्क्वायर इंटीग्रल फंक्शन। ठीक है, ये जो कहलाता है कि स्क्वायर इंटीग्रल फंक्शन, इसको स्क्वायर इंटीग्रल फंक्शन का नाम जो है वो आप देते हैं। अब प्रोबेबिलिटी जो है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0, और मैक्सिमम वैल्यू उसकी 1। तो मिनिमम कब होगी, जब क्लासिकल सिस्टम होगा। क्लासिकल सिस्टम में तो प्रोबेबिलिटी है ही नहीं है। मैक्सिमम कब होगी, जब क्वांटम सिस्टम होगा। तो क्वांटम में आप आएंगे तो जो भी सिस्टम लेंगे उसके अंदर प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 ही होगी, वो नॉर्मलाइज्ड ही होगा। अच्छा, उसके बाद जो यहाँ पर ये साई स्टार आर कामा टी और साई ऑफ आर टी डी एक्स, यानी कि किसी एक्स डायरेक्शन के अंदर अगर हमने इसको फाइंड करना है, तो ये अब चूंकि साई साई का कंप्लेक्स कॉन्जुगेट है, तो दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये जो है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। लेकिन ये तो प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, ये तो डायमेंशनलेस हो सकती है। लेकिन जो इसके अंदर साई है हमारे पास, ये साई जो है, ठीक है, जो कि फंक्शन हो सकता है एक्स और टी का, तो ये साई जो फंक्शन एक्स और टी का है इज नॉट डायमेंशनलेस। तो ये तो डायमेंशनलेस नहीं है। इधर भी आर की जगह एक्स ही लिख लें। तो अब अगर पार्टिकल जो है वो 1D के अंदर मूव कर रहा है, यानी कि 1 डायमेंशनल सिस्टम है, वन डी, तो 1D के अंदर साई स्टार एक्स कामा टी साई ऑफ एक्स टी डी एक्स आर साई ऑफ एक्स कामा टी का मॉड स्क्वायर डी एक्स। तो इसकी डायमेंशन जो है साई की यहाँ पर L इनवर्स 1/2 की होगी, इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ लेंथ। और अगर 3D सिस्टम है तो उसमें साई ऑफ आर टी मॉड स्क्वायर डी वी या साई ऑफ एक्स वाई जेड कामा टी का मॉड स्क्वायर डी वी। तो इसकी डायमेंशन जो है वो होगी L माइनस 3/2 की। अब अगर दो पार्टिकल्स हों, ये तो एक एक पार्टिकल का लिखा है, अगर 2 पार्टिकल्स हों, 2 पार्टिकल्स इन 1D, 1 डायमेंशन के अंदर 2 पार्टिकल्स हों, तो 2 पार्टिकल्स के लिए साई ऑफ x1 कामा x2 कामा t का मॉड स्क्वायर dx1 dx2, और इसकी जो डायमेंशन हैं वो होंगी L इनवर्स की, क्योंकि आप 2 पार्टिकल आ गए। इसी तरह आप अगर आप 3D के अंदर ले जाएं तो साई ऑफ R1 R2 कामा टी dV1 dV2, और इसकी डायमेंशन होगी माइनस L क्यूब।
अब आप मुझे यहाँ पर ये बात बता सकते हैं कि मैंने इसकी लेंथ की इनवर्स क्यों ली है डायमेंशन वेव फंक्शन की? बड़े इत्मीनान के साथ आप इसको नोट करते जा रही हैं, घर जाके आप इसको रट्टा लगा लेंगे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों भाई इसकी ली है ये लेंथ की, तो व्हाट यू कैन से? क्या? क्यों जी? हमने इनवर्स की क्यों ली है? एक बात का तो आपको पता है कि ये वेव फंक्शन, तो वेव फंक्शन के साथ का मतलब है कि वेव है, तो वेव के साथ एक चीज एसोसिएटेड होती है जिसको हम कहते हैं वेव नंबर, वो वेव लेंथ होती है। वेव नंबर k इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा। 2 पाई इज द फुल रोटेशन, 1 ओवर लैम्डा हैज द यूनिट ऑफ इनवर्स। ठीक है, उसके लेंथ इनवर्स के पर मीटर के यूनिट होंगे उसके अंदर। तो चूंकि वो के हम उस के को क्योंकि वेव नंबर से इसको डिस्क्राइब करते हैं, तो वो 2 पाई ओवर लैम्डा है, तो ये 1 ओवर लैम्डा आ रहा है, यानी कि मीटर इनवर्स आ रहा है, तो इसलिए हम यहां पर एल इनवर्स ले रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये था हमारे पास चौथा पास्टुलेट। नाउ आई विल मूव हेड टू द फिफ्थ पास्टुलेट। फिफ्थ पास्टुलेट जो है ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू पास्टुलेट है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपको पता है कि जब हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ऑब्जर्वेबल को लेके जाते हैं, जब वो ऑपरेटर बनता है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, जो भी ऑपरेटर होता है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है, और जब भी कोई ऑपरेटर किसी वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट होता है, तो वो वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट होने के बाद आपको आइगन वैल्यू देता है। मिसाल के तौर पर कि ए साई के ऊपर ऑपरेट होगा तो वो देगा ए ऑफ साई। यहां पर ए क्या है? दैट इज द आइगन वैल्यू। तो ये पूरा क्या है? ये आइगन वैल्यू का एक स्पेक्ट्रम होता है, डिफरेंट वैल्यूज, यानी कि अगर डिफरेंट वेव फंक्शंस के ऊपर आप इसको ऑपरेट, यानी कि ए को साई 1 पे करें तो a1 साई आ जाएगा, साई 1 आ जाएगा। ए को साई 2 पर करें तो a2 साई 2 होगा, ए को साई 3 पर करें तो a3 साई 3 होगा, एंड अप टू सो ऑन, ये चलता जा जाएगा m तक। तो आपके पास एक पूरा आइगन वैल्यूज का क्या बन जाएगा? स्पेक्ट्रम बन जाएगा। डिफरेंट आइगन वैल्यूज जो हैं वो आ जाएंगी, और ये जितने ऑब्जर्वेबल्स होते हैं, यानी कि जो ऑपरेटर्स के अंदर चेंज होते हैं, ये सारे ऑब्जर्वेबल जब ऑपरेटर्स के अंदर चेंज होते हैं तो दे बिकम हर्मिशियन ऑपरेटर्स। तो ये सारे के सारे जो हैं ये हर्मिशियन ऑपरेटर्स जो हैं वो बन जाते हैं। अब अगर कोई स्टेट साई जो है, अगर कोई स्टेट साई आइगन फंक्शन है एक ऑपरेटर ए का, जो कि एसोसिएटेड है किसी ऑब्जर्वेबल ए से, ठीक है ना, ये कोई ऑब्जर्वेबल ए था, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर गया तो ये ऑपरेटर बन गया। इस ऑपरेटर से एसोसिएटेड वेव फंक्शन जो है वो आइगन फंक्शन है इसका। ठीक है, वो यही मैंने आइगन फंक्शन की ही इक्वेशन राइट डाउन की है यहाँ पर। ठीक है, ये वाली, तो ये इसका आइगन फंक्शन है। तो इसके कारस्पॉन्डिंग आपके पास कोई पर्टिकुलर आइगन वैल्यू आएगी
और मैं कहूँगा कि वो आइगन वैल्यू कितनी आई है, वो ए आई है। इस इक्वेशन के अंदर आप देख सकते हैं वो पर्टिकुलर आइगन वैल्यू जो है वो ए है। अब आप इसकी रिपीटेड मेजरमेंट्स लेते हैं। रिपीटेड मेजरमेंट्स का मतलब है कि बार बार आप इसको मेजर करते हैं, तो फिर जो है हमारे पास साई जो है वो हमेशा यील्ड करेगा एक सेम आइगन वैल्यू जिसको आप कहेंगे ए। ठीक है, यानी कि ये ए जो है बार बार अगर इस साई के ऊपर, इसी आइगन फंक्शन के ऊपर ऑपरेट होगा तो ये बार बार यही आइगन वैल्यू साई जो है वो देगा इस साई के आइगन फंक्शन के साथ। हाँ, अगर आप उसकी स्टेट को चेंज करते हैं, यानी कि साई 1, साई 2, साई 3, साई 4 करते हैं, तो फिर आपके पास आइगन वैल्यू जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये तो उस वक्त है कि जब साई आइगन फंक्शन है ए का, लेकिन अगर आप ये कहें कि साई आइगन फंक्शन नहीं है ए का, अगर साई आइगन फंक्शन नहीं है ए का, यानी कि ए ऑपरेटर का, तो फिर जो रिपीटेड मेजरमेंट्स हैं ऑब्जर्वेबल ए की किसी सेम स्ट्रेस साई के अंदर, वो कुछ आइगन वैल्यूज यील्ड करेंगी, लेकिन वो आइगन वैल्यूज अब वो जो यील्ड करेंगी वो आइगन वैल्यूज सेम नहीं होंगी। ठीक है, वो आइगन वैल्यूज जो होगी फिर वो क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। किसमें, जब ये इसका आइगन फंक्शन, जब आइगन फंक्शन है तो सेम आइगन वैल्यूज आएंगी, लेकिन जब आइगन फंक्शन नहीं है तो फिर डिफरेंट आइगन वैल्यूज जो है वो पूरा स्पेक्ट्रम जो है वो डिफरेंट आइगन वैल्यूज का बन जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद अच्छा, जो अगर जब आप किसी ऑपरेटर की लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट्स लेते हैं तो ये ऑब्जर्वेबल जो है, ये ऑब्जर्वेबल है, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। ये इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक्चुअली क्या है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, दिस इज ऑपरेटर। ठीक है, ये ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। तो आप कह सकते हैं कि ऑल स्पेस साई स्टार ए ऑफ साई डीवी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या यहां पर मैं कैप डाल सकता हूं इस जगह पर? दिस इज माई क्वेश्चन, कैन आई पुट कैप हियर? है नो, वाई? भाई ऑपरेटर के ऊपर तो कैप आती है। हाँ, ये ऑब्जर्वेबल है, ये ऑपरेटर नहीं है, यहां पर ये भी ऑब्जर्वेबल है। इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिया तो ये ऑपरेटर बन गया। ठीक है, तो अच्छा, अब इसमें आप देखें कि ये जो हमारे पास ए इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं साई कामा ए ऑफ साई। ये इंटीग्रल को लिखने की एक नोटेशन है। ये भी इसको डिराक नोटेशन में भी लिख लेते हैं, वो आगे जाके मैं बताऊंगा डिराक नोटेशन को 3rd चैप्टर में। अच्छा, अब आप देखें कि अगर ए ऑफ साई 1 जो है वो A1 ऑफ साई 1 के बराबर है, ए ऑफ साई जो है वो साई 2 जो है वो A2 साई 2 के बराबर है, और ए ऑफ साई जो है वो A3 साई 3 के बराबर है। ठीक है, तो ए साई 1, फिर ए साई 2, फिर ए साई 3, तो ये तीनों के ऊपर आपने ऑपरेट किया तो ये आइगन वैल्यू आ रही है। आइगन वैल्यू का मतलब ये है कि इसकी मेजरमेंट की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो आपने इसको मुख्तलिफ एक ही ऑपरेटर को 3 स्टेट्स के ऊपर ऑपरेट कर दिया। तो अब अगर ए को आप n टाइम्स ऑपरेट करेंगे, इफ यू ऑपरेट ए n टाइम्स, अगर n टाइम्स ए को ऑपरेट कर दें तो फिर आपके पास n आइगन वैल्यूज जो है वो आ जाएंगे। ठीक है ना, बार बार ऑपरेट होता जाएगा तो वो n तक जो है वो आइगन वैल्यूज आनी शुरू हो जाएंगी। यानी कि वो आइगन वैल्यू यूं आएंगी A1, A2, A3 अप टू सो ऑन AN।
ये तो चलती चली जाएगी वैल्यू, बल्कि आप इसको n तक भी ना कहें, ये n तक भी नहीं, ये इन्फिनिट तक जाएगा, इसको n भी ना बोलिएगा, ठीक है। ये तो वैल्यूज चलती ही चली जाएंगी। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको इसी का ये जो a ऑफ साई है, अब चूंकि रिपीटेड मेजरमेंट्स आ रही हैं तो फिर आपको इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो लेनी पड़ेगी। ऑल स्पेस साई स्टार a साई ऑफ dv, और जब ये a साई पर ऑपरेट होगा तो यहाँ से ये दे देगा आइगन वैल्यू। अब इसके अंदर ये सारी आइगन वैल्यूज जो हैं वो पूरी इस स्पेस के अंदर आ जाएंगी। तो आपको पता है कि ये साई स्टार, अगर मैं इसको लिखूं कि ए को बाहर निकाल लूं तो ऑल स्पेस साई स्टार साई जो है वो साई का मॉड स्क्वायर टीवी बन जाएगा, और ये वाली वैल्यू जो है ये किसके बराबर होती है, 1 के। ठीक है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कि फिर ए एवरेज जो है वो आपके पास ए के बराबर आ जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी। अब इसी को आपने पीछे ये पढ़ा है जब एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, कि वी कैन राइट इट ए साई स्टार ए ऑफ साई dv साई स्टार साई dv। ठीक है, ये पढ़ा हुआ आपने, और ये नॉर्मलाइज होता है क्योंकि साई स्टार साई dv जो है वो 1 के बराबर। So that was the fifth postulate which described the expectation value of an operator. Now, अब postulate 6 जो है, postulate 6 जो है ये बेसिक सेट postulate है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो ऑल लीनियर इंडिपेंडेंट आइगन फंक्शंस होते हैं किसी ऑपरेटर ए के लिए, ठीक है, यानी कि जितने जितने आपके पास आइगन फंक्शंस हैं वो सारे के हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियर इंडिपेंडेंट की आपको कंडीशंस मैंने बताई थी कि लीनियर इंडिपेंडेंट आपने प्रूव करना हो तो वो किन कंडीशंस के जरिए उसको प्रूव किया जाता है। तो अगर वो सारी लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो फिर इसका मतलब है कि किसी आई वेव फंक्शन साई आई के लिए ए ऑफ साई आई अगर ये ऑपरेट करे तो ये ए ऑफ आई साई ऑफ आई आइगन वैल्यू देगा। और यहां पर ये साई ऑफ आई जो है बेसिकली ये सेट है, ठीक है, और ये सेट है किसका, समेशन आई सी ऑफ आई साई ऑफ आई का। तो यहां पर अब आई को आप देख सकते हैं 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। तो ये क्या है, इट इज ए सेट ऑफ ऑर्थोनॉर्मल, ये पूरा सेट है किसका, ऑर्थोनॉर्मल का। इट इज ए सेट ऑफ ऑर्थोनॉर्मल।
अब अगर हम ये सपोज करें कि हमारे पास साई 1 साई 2 साई 3 अप टू साई n तक फंक्शंस हैं, जी वालेकुम सलाम सर। जी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए ठीक? चलें कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात, नो नो प्रॉब्लम। अगर हमारे पास इफ साई 1 साई 2 साई 3 अप टू साई n, ये वे फंक्शंस हैं और ये भी फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं और फॉर्म कर रहे हैं कंप्लीट सेट ऑफ आइगन फंक्शन फॉर एन ऑपरेटर ए। ठीक है, फाइनाइट भी हो सकते हैं यानी कि इन्फिनिटी तक लेते जाएं आप वैल्यूज़, और इनके कारस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यूज़ आएंगी वो a1 a2 a3 अप टू an। ये भी फाइनाइट या इनफाइनाइट हो सकती है, ये भी फाइनाइट या इनफाइनाइट हो सकते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट, और ये भी फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो इसका मतलब है कि अगर ए साई ऑफ आई के बराबर है, ठीक है, तो जो वेव फंक्शन साई है इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। साई कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए लीनियर कॉम्बिनेशन। इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में राइट डाउन, तो जब आप इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में राइट डाउन करेंगे तो ये आएगा साई C1 साई 1 प्लस C2 साई 2 प्लस C3 साई 3 अप टू Cn साई n। ठीक है, अब ये जो आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया है इस साई फंक्शन का, इसके ऊपर आप ऑपरेटर ऑपरेट कर दें ए, तो अगर ए साई पे ऑपरेट करे तो C1 ए साई ऑफ 1 प्लस C2 ए साई ऑफ 2 प्लस C3 ए साई ऑफ 3 अप टू सो ऑन Cn ए साई ऑफ n। तो अब ये जब ए साई, तो ये क्या देगा, आइगन वैल्यू दे देगा जब इस पर ऑपरेट होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए ऑफ साई C1 A1 साई 1 प्लस C2 A2 साई 2 प्लस C3 A3 साई 3 अप टू सो ऑन Cn An साई n। अब यहां पर A1 A2 A3 और अप टू An ये डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं। A1 A2 A3 अप टू सो An और डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज का मतलब है कि इनमें आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ए का,
वो फिर नहीं है आइगन फंक्शन ऑफ ए। ठीक है, यानी कि आप जारी बात है कि ये वैल्यू सेम तो नहीं है, अगर सेम होती तो फिर ये उसका लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो बन जाता। अब चूंकि ये सेम आइगन वैल्यूज नहीं है, लिहाजा ये उसका लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है। तो जो रिपीटेड मेजरमेंट्स हैं ए की किसी स्टेट साई के अंदर, वो डिफरेंट आइगन वैल्यूज को यील्ड करेंगी, और वो जो डिफरेंट आइगन वैल्यूज को यील्ड करेंगी वो फिर किसके साथ होंगी? डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज के साथ। ठीक है जी, डिफरेंट आइगन वैल्यूज को, अब यहां पर क्या आ रही है, ये डिफरेंट आइगन वैल्यूज आ रही है। तो ये जितनी आइगन वैल्यूज डिफरेंट आ रही है, इन सब की प्रोबेबिलिटी भी डिफरेंट होगी। इसलिए जो फिर ऑपरेटर ए है वो उसके लिए ये फंक्शन साई जो है इसका आइगन फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि डिफरेंट आइगन वैल्यूज आ रही। ठीक है जी, अब ये जो है मैंने आपको जो पास्टुलेट्स थे इसके क्वांटम मैकेनिक्स के, टोटल 6 पास्टुलेट्स थे। ठीक है, ये सारे पास्टुलेट्स जो है मैंने पढ़ा दिए हैं, और इसी के ऊपर जो है वो सारी क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो बेस करती है। नो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। ये कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल जो है ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली ये प्रिंसिपल जो है कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल जो है ये क्वांटम और क्लासिकल थ्योरीज को आपस में रिलेट करता है। यानी कि अगर क्वांटम और क्लासिकल थ्योरी का आपने कनेक्शन देना है, देखना है, तो क्वांटम और क्लासिकल थ्योरी का जो कनेक्शन है उसको देखने के लिए कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल जो है वो यूज़ किया जाता है। अब कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है कि जो क्लासिकल थ्योरी है, जो क्लासिकल थ्योरी है, व्हाट इज दिस? दिस इज द लिमिटिंग केस ऑफ क्वांटम थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी जो है वो क्वांटम थ्योरी का एक लिमिटिंग केस है, और वो लिमिटिंग केस कब है कि जब क्लासिकल थ्योरी जो है वो इस रेंज में हो कि वो लिमिट कर रही हो लार्ज क्वांटम नंबर्स के ऊपर। यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है या क्वांटम थ्योरी जो है वो क्लासिकल थ्योरी के अंदर उस वक्त कन्वर्ट होगी जब आपके पास जो क्वांटम नंबर्स जो एन एल एम एल एम एस, ये 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 जो क्वांटम नंबर हैं, जब आप इनको लार्ज ले लें तो फिर आपकी ट्रांजिशन हो जाती है क्वांटम से क्लासिकल में। तो असल में जो मेन थ्योरी है वो क्वांटम है, उसके अंदर क्लासिकल थ्योरी जो है वो उसका लिमिटिंग केस आता है। तो यही जो है इसको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। ठीक है, यही जो प्रिंसिपल है इसको हम कॉरस्पॉन्डेंस कहते हैं। और इसके अंदर आप कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल को आप जब देखते हैं तो कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल के अंदर जो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आप पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की बात करते हैं, कि यहाँ एटम्स की बात करते हैं कि वो एटम्स जो हैं वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहे हैं। तो वो पार्टिकल जो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहे हैं, दे आर आइडेंटिकल टू स्विंगिंग पेंडुलम्स। जो क्लासिकल मैकेनिक्स में आप पेंडुलम्स की बात करते हैं, जो पेंडुलम जो इस तरह करके वाइब्रेट कर रहे हैं, या स्प्रिंग मास सिस्टम जो है, ठीक है, दे आर आइडेंटिकल टू द एटम्स। अब एटम्स कहाँ होते हैं? एटम्स माइक्रो लेवल पे होते हैं। एटम्स जो है वो माइक्रो लेवल के ऊपर होते हैं, और जो हमारे पास पेंडुलम्स हैं वो मैक्रो लेवल पे होते हैं। तो अब ये कॉरस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल जो है इन दोनों को, एटम्स स्विंगिंग पेंडुलम और एटम्स वाइब्रेटिंग एटम्स को आपस में रिलेट करता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो क्लासिकल फिजिक्स है, ठीक है, इसके अंदर जो प्लांक कांस्टेंट है, अब प्लांक कांस्टेंट की कब आता है? जब E इज इक्वल टू एच एफ की आप बात करते हैं। इसके अंदर प्लांक कांस्टेंट, व्हाट इज दिस? दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन। ये फोटॉन की
एनर्जी है और एच इसके अंदर, एच एक्चुअली एच जो है ये कांस्टेंट जो है ये क्वांटम और क्लासिकल डोमेन के अंदर डिफरेंस डालता है। ठीक है, जहां पर एच आ जाता है ना वहां पर वो सिस्टम क्वांटम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो क्वांटम सिस्टम जो है वो बन जाता है। तो अब जो ये प्लांक कांस्टेंट है एच एफ, ये जो एनर्जी आ रही है ये बहुत स्मॉल है टू डिटेक्ट, इसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है मैक्रो लेवल के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये तो फोटॉन की एनर्जी है और ये कब है, जब आप माइक्रो लेवल के ऊपर हैं। अगर हम एच को 0 के बराबर ले लें, सपोज कर लें कि भाई एच जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वी कैन कैलकुलेट द फार्मूलाज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स टू द क्लासिकल मैकेनिक्स। यानी कि इस केस के अंदर अगर h 0 के बराबर हो जाए, क्योंकि h की वैल्यू ज्यादा होगी 6.63 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, ठीक है, ये वैल्यू होगी h की, तो फिर आप क्वांटम रीजन के अंदर है। लेकिन अगर ये h 0 के बराबर चला जाए तो फिर आप क्वांटम से क्लासिकल रीजन के अंदर आ जाए, इसका ये मतलब। ठीक है, तो जो अब वेव लेंथ को अगर हम इसके साथ एसोसिएट करें तो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर जो वेव लेंथ है, यानी कि अगर वेव लेंथ किसी ऑब्जेक्ट की इंक्रीज होती है, किसी पार्टिकल की वेव लेंथ इंक्रीज होती है तो बढ़ती है, तो वो जितनी वेव लेंथ इंक्रीज लार्ज वेव होती चली जाएगी उतना वो क्लासिकल पार्टिकल जो है वो बनता चला जाएगा। और जितनी जिस पार्टिकल की वेव लेंथ शॉर्ट होती जाएगी यानी कि कम होती जाएगी तो उतना ही वो क्वांटम पार्टिकल जो है वो बनता चला जाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ को आप यूँ कह सकते हैं कि डी ब्रागली वेव लेंथ जो है वो आप कैलकुलेट करते हैं। तो मैक्रो पार्टिकल्स के लिए डी ब्रागली वेव लेंथ जो है वो बहुत ही थोड़ी निकलती है डी ब्रागली वेव लेंथ, लेकिन जो आपके पास पार्टिकल्स हैं माइक्रो पार्टिकल्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन है, तो उसके लिए डी ब्रागली वेव लेंथ जो है उसकी वैल्यू लार्ज निकलती है। ठीक है, ये मैं डी ब्रागली वेव लेंथ की बात कर रहा हूँ, सादा जो वेव लेंथ है उसकी बात नहीं कर रहा, डी ब्रागली वेव लेंथ से इसको कर रहा। अच्छा, उसके बाद अगर जो वेव लेंथ जब डिक्रीज होती है तो आपने एक रिलेशनशिप पढ़ा हुआ है कि C इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, तो यहां से एफ में C को निकाल दूं तो एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा। तो इसका मतलब यह है कि अगर लैम्डा डिक्रीज कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ई के, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो फिर एनर्जी भी बढ़ रही है। ठीक है, अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी कम हो रही है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जब वेवलेंथ, क्लासिकल मैकेनिक्स में वेवलेंथ इंक्रीज करती है, तो जब वेवलेंथ इंक्रीज करती है तो इसका मतलब है कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर वेवलेंथ चूंकि शॉर्ट होती है तो इसलिए एनर्जी और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद एच एफ और के टी। एच एफ जो है ये फोटॉन की एनर्जी है और के टी जो है ये किसी पार्टिकल की एनर्जी है क्लासिकल मैकेनिक्स। तो अगर आप इनको आपस में कंपेयर करें तो एच एफ अगर मच लेस देन के टी है तो फिर क्लासिकल डोमेन है। यानी कि यह एनर्जी इस एनर्जी से कम है तो फिर क्लासिकल डोमेन है। लेकिन अगर
एच एफ ग्रेटर देन के टी है तो फिर क्वांटम डोमेन है। तो इन शॉर्ट आप क्लासिकल फिजिक्स में कब आ सकते हैं? जब एफ 0 की तरफ जा रहा हो या लैम्डा इन्फिनिटी की तरफ जा रही हो या टेम्परेचर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो, तो फिर आप क्लासिकल में आ जाते हैं, यानी कि लार्ज क्वांटम नंबर्स के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कंप्लीमेंटेरिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ये कंप्लीमेंटेरिटी प्रिंसिपल जो है ये भी आप पहले जो है इसको पढ़ चुके हैं। ये एक्चुअली कंप्लीमेंटेरिटी प्रिंसिपल जो है ये 11-55 में क्लास खत्म होनी है, तो ये फिर मैं कल पढ़ाऊंगा। ये बल्कि कल मैं क्या पढ़ाऊंगा इसको खुद ही पढ़ लेना। ये सिर्फ क्या है इसके अंदर के, ये पहले भी मैं 20 दफ़ा बता चुका हूँ ये चीज़ें, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, बस ये है कंप्लीमेंट्री पे कि दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंटेरिटी है। ठीक है। और दूसरी बात कि कभी भी मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि आप एक सिंगल एक्सपेरिमेंट के अंदर कभी इस चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि दोनों एस्पेक्ट्स जो है उनको रिवील कर दें। यानी कि एक सिंगल एक्सपेरिमेंट करें और ये बता दें कि पार्टिकल वेव है, ठीक है, या वेव पार्टिकल है, वो डिफरेंट करने पड़ेंगे आपको। क्या करने पड़ते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक फैक्ट, कॉम्पटन फैक्ट, पार्टिकल नेचर बताने के लिए इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट्स आपको करने पड़ते हैं उसकी वेव नेचर को बताने के। तो ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंटेरिटी हैं। ठीक है, ये दोनों एस्पेक्ट्स हैं। ये आप पढ़ लीजिएगा, इसको लिखा हुआ किताब में, मैं अगर नेक्स्ट करूँगा।